गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हालांकि आप सभी लोग जितने भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वे थोड़े से पैनिक में होंगे क्योंकि उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कोई गलती मत करना क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपका रिजेक्ट हो गया तो पूरा साल भर कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, ठीक है ना। क्लियर? मतलब लास्ट ईयर में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को जो है जल्दबाजी में भरे, उसके बाद फिर जब वो उनका करेक्शन के लिए वो ओपन करते तब उन्होंने करेक्शन किया, तब भी उन्होंने गलती कर दिया कुछ ना कुछ। तो ऐसी गलती मत कीजिए। देखो एंड साल भर जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के लिए हम एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम देने के लिए हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी गलती जो है फॉर्म भरने के दौरान नहीं होना चाहिए, ठीक है। शायद क्या कंफर्म है, इस बार फॉर्म को जो है वो 2 हिस्सों में भरवा रहे हैं आपसे, वो 2 फेज में फॉर्म भरा रहे हैं उसमें, ताकि वो प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। तो आप बड़े ध्यान से बेटा, जब भी आप जो भी फेज का आप फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसका जो है वो एक जो है वो प्रिंट आउट या जो भी उसका कंफर्मेशन जो होता है, जो मैसेज आता है उसको आप प्रिंट आउट कर सके, उसको आप, ठीक है ना, उसका नंबर वगैरह आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा कोई भी डिटेल को जो है वो गलत मत भरिएगा। जैसे कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मेरे पास यूपी का डोमिसाइल भी है, मेरे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी है, तो मैं जो है क्या दोनों डोमिसाइल लगा दूं, यहां से काउंसलिंग कर लूंगा, वहां से काउंसलिंग कर लूंगा। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। तय कर लीजिए कि किस स्टेट का डोमिसाइल आपका वैलिड है, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल है ऐसा कि कोई आदमी दो जगह का निवास प्रमाण पत्र बनवा तो लेता है, लेकिन क्या होता है किसको वैलिड मानते हैं। तो एज पर रूल जो है तहसील कार्यालय में पता कर लीजिए भाई कौन सा वैलिड है के। तो जो, क्योंकि देखिए फाइनली वेरिफिकेशन के लिए कोई भी जो भी आप कागज लगाते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए तहसील कार्यालय में ही पहुंचता है, ठीक है। तहसीलदार और जाके जो एसडीएम होते हैं वही उसे वेरीफाई करते हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र हो। तो कोई भी कागज जो लगा रहे हैं आप एग्जाम में वो प्लीज अनऑथेंटिक टाइप का मत लगाइएगा, फॉर्म कैंसिल हो जाता है। दूसरा, इसके अलावा यह है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बड़े ध्यान से पढ़े, सब्र से पढ़े। कौन सा जल्दी एकदम से कि 2 दिन बाद फॉर्म भर देंगे ना हम, अभी क्या होगा एकदम से इतना रश है भी वहां उनके प्लेटफॉर्म पे कि वो वेबसाइट कभी भी डाउन जाती है वो, तो उसके चलते आधा भरा फॉर्म रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, अच्छे से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लीजिए और फिर फॉर्म भरिए आप, ठीक है। दूसरा, जब भी फी पे करने की बारी आएगी तो प्लीज जो है एक प्रॉपर इंटरनेट कैफे या प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन जब यहां पर हो वहां से उसको भरिए, ताकि उसके पीछे कारण ये है कभी कभी इंटरनेट स्टक करता है तो आपका पेमेंट तो कट जाता है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचता है, सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है। अब आपका जो भी फीस है, आपका वो फीस कट गया, आपके अकाउंट से कट गया, आपको लगा चला गया, सामने वाले के अकाउंट में गया नहीं, तो उस दौरान वो बैंक के पास सस्पेंस अकाउंट में होता है। 4 से 8 दिन के दौरान फिर वापस लौट के आपके अकाउंट में आता है, लेकिन तब तक फॉर्म का प्रोसेस तो आगे निकल चुका होता है ना। तो इसलिए सोच समझ के कीजिएगा। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं परंतु हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे ना तो गलती नहीं होगी। क्या होता है, खूब पढ़ते मेहनत करते फॉर्म गलत भर के आते हैं, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। क्लियर? अब रही बात, आज हम थोड़ा सा नीट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अभी कल ही एप्लीकेशन फॉर्म इसका आया है। रही बात पैटर्न की, तो कई बच्चों के दिमाग में ये बात आई है कि सर पैटर्न में जो है वो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। इसमें इस बार उन्होंने क्या किया है, फिजिक्स में सेक्शन ए 35 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेंगे, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन, कोई 10 करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन में से 10 करने पड़ेंगे आपको, 5 छोड़ सकते हो आप। बायोलॉजी को उन्होंने कहा कि बॉटनी एंड जूलॉजी। अब बॉटनी एंड जूलॉजी का मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको ऐसा दे रखा है, पर बॉटनी एंड जूलॉजी का क्लियर कट डिमार्केशन कई चैप्टर में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। एंड कई लोग उसको जैसे, लेकिन मुझसे भी पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आपका जो साइटोलॉजी वाला चैप्टर है वो बॉटनी में जाता है, ठीक है। पर कई लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जूलॉजी में मानते हैं, कई बॉटनी में मानते हैं, मैं बॉटनी में मानता हूं उसको। बायोटेक्नोलॉजी को भी मैं बॉटनी मानता हूं, मतलब बॉटनी इज ए मेजर पोर्शन इन सिलेबस, ठीक है ना। तो खैर अब वो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने साफ सिलेबस में नहीं दे रखा है उन्होंने, मतलब हम पूरा कंप्लीट बायोलॉजी मान के चलते हैं, हमको सब पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है तो कोई दिमाग में डाउट मत रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अब बायोलॉजी में क्या किया उन्होंने कहा, बॉटनी में 35 क्वेश्चन कंपलसरी, जूलॉजी में 35 क्वेश्चन कंपलसरी, बॉटनी में 15 क्वेश्चन में से 10 करने, जूलॉजी में 15 में से 10 करने, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में डाउट यह है कि सेक्शन बी क्या बहुत कठिन होगा,
सेक्शन बी का डिसाइडिंग होगा, तो सेक्शन ए सबके लिए कॉमन है, सेक्शन बी जो है उसमें से आपके टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके 15 15 30 और तकरीबन आपके 60 क्वेश्चन, 60 में से 40 करने हैं, मतलब 140 क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए कॉमन है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन चॉइस वाले, 60 में से आपको 15 15 और 30, 15 15 30, 60 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, क्लियर। तो मतलब टोटल 180 क्वेश्चन कर रहा है। किसी बच्चे ने कल पूछा कि सर यदि हम पूरे 200 कर दें तो, भैया ऐसी गलती मत करना, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, क्योंकि तुमने जो पहले लगाए होंगे टिक, बस वही ओएमआर मशीन उसको ही चेक करेगी, यदि वो गलत है तो सब गलत, आगे का चेक ही नहीं करेगा, मतलब वो आपके 180 के ऊपर क्वेश्चन को वो मार्क्स को देंगे ही नहीं वो। जैसे कि आपने फिजिक्स में, अब आप कई बच्चों का बोला सर कैसे होगा ये, क्या सेक्शन ए के तुरंत बाद सेक्शन बी होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर आपका होगा ना, सेक्शन ए होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, सेक्शन बी होगा देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो पेन एंड पेपर मोड पेपर में ही 2 सेक्शन अलग अलग होंगे। ऐसा हर सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस लाइन से होते हैं और सेट वो मिक्स करते हैं, मिक्स मैट्रिक्स में होते हैं, क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे होता है, तो वो सेक्शन ए देंगे आपको और सेक्शन बी देंगे पेपर में। वो आपको फिजिक्स के सेक्शन में सेक्शन ए सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी सेक्शन ए सेक्शन बी, ऐसा शायद नहीं देंगे। वो आपको देखो, मैं कह रहा हूं, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं कि आपको वो सेक्शन ए पहले पूरा देंगे तो 140 क्वेश्चन आपको लाइन से दिखाई पड़ेंगे, फिर सेक्शन बी में आपको 60 क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उन 60 में से आपको 40 करने होंगे, ठीक है, ऐसा पैटर्न रहेगा। तो अब यदि आपने वो 140 जो लाइन से आप कर रहे हैं ना, वो तो लाइन से चेक होंगे आपके, लेकिन नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है उनमें आपको जो है सेक्शन बी के अंदर आपको जो है केवल 40 ही टिक करने हैं आपको। यदि आपने पूरे 60 टिक किए तो पहले जो 40 होंगे वो काउंटिंग में जाएंगे, बाकी नहीं काउंट गिनेंगे वो के, उसमें जो गलत हुआ जो सही हुआ वो ले लेंगे आपको, ठीक है। इसलिए कोई मतलब नहीं है उन 20 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा सॉल्व करने का, क्लियर। डोंट एक्ट स्मार्ट, ये मत सोचिए कि हमको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो एग्जामिनर और स्मार्ट है आपसे, ठीक है। अब रही बात क्या सेक्शन भी बहुत कठिन होगा, तो सेक्शन भी मेरे हिसाब से बहुत कठिन नहीं होगा, लेकिन तब भी उसका लेवल जो है सेक्शन ए से थोड़ा बेहतर होगा। उसके पीछे कारण यह है कि शायद जो है, शायद क्या कंफर्म है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो 12वीं का एग्जाम लिया उसमें उन्होंने कुछ सिलेबस को रिड्यूस्ड किया, ठीक है। 11th का एग्जाम जो स्कूल्स के अंदर हुआ, कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया, तो वो जो रिड्यूस्ड सिलेबस था जिसको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए रिड्यूस्ड किया गया था, वो रिड्यूस्ड सिलेबस सेक्शन बी का हिस्सा बनेगा। देखो मैं क्लियर कर दूं, कोई क्लैरिटी नहीं है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, कोई भी चीज को उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है। अब बाद में जो है हमारे मंत्री जी, एनटी के डायरेक्टर साहब ये क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे बच्चों को, लेकिन मेरा मानना ये कि जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जिस सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस करके माना था, उन्होंने कहा था भैया कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला पूछेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला नहीं था ना, वो सेक्शन बी बन गया, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल को लेकर हम ऐसा बोले कि बहुत कठिन होगा सेक्शन बी, ये तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा 2 कारणों से नहीं करेंगे वो। एक तो पूरे साल स्कूल नहीं लगा है, और जो गवर्नमेंट है वो कोचिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, चाहे वो कोई कोचिंग हो, कोई कितने तुर्रम खा वाला कोचिंग हो, कोई बोले कि साहब मेरा कोचिंग को तो सरकार जानती है, मेरे कोचिंग को तो सरकार बोलती है या मेरे से पूछती है पहले, ये सब बकवास बातें हैं, है ना। तो कोई भी, चाहे वो कोचिंग जो है वो वाटरमेलन हो, चाहे जो है वो जो है अपना गगन हो, ठीक है, XYZ कोई भी कोचिंग हो, सरकार उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो कुछ सरकार ये मानकर चलती है कि हमारे स्कूल के टीचर जो पढ़ाएंगे वो बच्चों को बनना चाहिए, बच्चे जो पढ़ेंगे किताब से वो बनना चाहिए, क्लियर। इसलिए डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर रहेगा, ये संभावना कम है, लेकिन पिछली बार के समान लड्डू पेपर एकदम से रहेगा, ये संभावना को आप दिमाग से थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि 140 क्वेश्चन तो पूरे एनसीईआरटी पर रहेंगे, जो अगले 60 क्वेश्चन है उनमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो दोनों में फर्क है, सीधा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड, क्लियर, ठीक है। ये फर्क हो सकता है, इसमें हो सकता है वर्ड यूज किया मैंने, है ना, ठीक। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको भी बहुत समझदारी के साथ पढ़ना है। हम बायोमेंटर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बताया तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट का लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, और उस लॉजिक को चेंज करने में हमें कम से कम 8 दिन का वक्त लगेगा, और हमको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा लॉजिक वो। तो हमको ऑनलाइन टेस्ट में इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 1 सप्ताह का वक्त देना पड़ेगा। एंड इस बार सैटरडे को जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगले सैटरडे से जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो एनटीए के नए पैटर्न पर बेस्ड होगा ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। दूसरी बात,
ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जो फुल सिलेबस ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा आपका संडे के दिन, उसमें हम ये ए सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। आज ही मैं टीम को इंस्ट्रक्शन देता हूं, तो वो वैसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे उनको और वैसे ही पेपर बना के देंगे ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको, जिससे कि आपको फायदा मिले उसका। ठीक है, आपको वो जो मैं प्लानिंग है वो प्लानिंग आपको इंप्लीमेंट कर देखना है बेटा। क्लियर, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है और ये बदलाव इट इज फॉर गुड ओनली, क्योंकि जो है थोड़ा सा एग्जाम का मुझे लगता है कि डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। इससे कट ऑफ जैसे 720 वैसे बच्चे 720 तक लेके आ रहे थे, शायद वहां तक ना जाए। ठीक है, या मतलब हम तो कोशिश करेंगे, बायोमेंटर से कमांडो 720 आउट ऑफ 720 लेके आए। ठीक है, और लेकिन एग्जामिनर को जो है यहां पर लिबर्टी मिलेगा कि वो 15 क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें 5 या 7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के वो 10 क्वेश्चन उसमें डाल सकता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि बहुत कठिन क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा शायद। सेक्शन बी में उस पोर्शन के क्वेश्चन होंगे जिन पोर्शन को बच्चों को समझने में दिक्कत गई है या जो स्कूल में स्किप कर दिए गए, जो बोर्ड एग्जाम में स्किप कर दिए गए। ठीक है ना? अब पर हमको दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि सेक्शन बी में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो बायोमेंटर्स क्या करेगा, अपने जो टेस्ट होंगे हमारे जो ऑल इंडिया टेस्ट होंगे, जो हम आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटा बढ़ाकर रखेंगे। हम गुस्सा नहीं करना उसको लेकर गुस्सा मत करना ये सर थोड़ा लेवल बढ़ा आया है इसमें। ठीक है, हमारे तो सिर पे से उड़ गया, नहीं, हम एनसीईआरटी बेस्ड ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जो है वो सोचने वाले क्वेश्चन थोड़े से जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा जो है मीडियम से ऊपर रहेगा वैसे देंगे हम, ताकि आपको एक हैबिट लग जाए आपको कि हाँ ये क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। सरल आएगा तो करके ही तुम आओगे ना भाई, यदि कठिन आ गया तो प्रॉब्लम होगी ना बेटा। इसलिए हमको पहले से अपने आप को ट्यून अप करना है उसके अकॉर्डिंग कि हम कठिन वाले उस सेक्शन से क्वेश्चन कितने कर पाते हैं। बाकी 35 लड्डू टाइप आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड मीडियम और इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको देंगे हम। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है, इसलिए उसको लेकर चिंता आप ना करें। तो आज मैंने एक बात बताऊं, आप बोलोगे सर 2 दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई बात नहीं बताई आपको। आज मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, सच्ची बात बताता हूं कि मेरे फादर मुझे बताया करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे, वो गांव में रहा करते थे। हमारे दादाजी जो है वो किसान थे, हालांकि बड़े किसान थे, जमीन ज्यादा थी उनके पास में, है ना। मतलब जो बड़े किसान तो किसान होता, भी बड़ा किसान होगा तो थोड़ा ज्यादा अपेला कर लेगा, ट्रैक्टर भी होगा उसके पास में, थ्रेशर भी होगा उसके पास, तमाम जो मशीनें होती हैं, ट्रॉली, ट्रैक्टर, वो सब था उनके पास में। मेरे दादाजी के पास में 2 ट्रैक्टर थे, एक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर था और एक एचएमटी ट्रैक्टर था। ठीक है, उनके पास काफी खेती थी। और उनके जो पिताजी थे, हमारे परदादाजी थे रामलाल पटेल, वो उनके पास तो जो है वो, चूंकि उनके 4 बेटे थे, 4 बेटों में से एक मेरे दादाजी थे, तो सोचिए आपकी उनके पास कितना जमीन रहा होगा। मतलब कहते हैं कि पूरा गांव ही उन्हीं के पास में था। खैर, मतलब जो तमाम लग्जरी वो जो पूरे गांव के सरपंच या वो क्या बोलते हैं मुखिया के रूप में महसूस किए होंगे, वो एक अलग बात है कि मतलब बहुत पुरानी बातें हैं सब। तो मेरे पिताजी बोला करते थे कि तमाम सब कुछ था घर में, ऐसा कुछ था नहीं कि पैसे की कमी हो, घर में अनाज खूब पैदा हुआ करता था। लेकिन गांव में जो गांव की लाइफ थी वो देख के कई बार मैं ना मंदिर के मेड़ पर बैठा रहता था। एक हमारे घर के सामने जो हमारा पुश्तैनी घर है गाँव में, उसके सामने छोटा सा एक मंदिर है, हनुमान जी का एक मंदिर छोटा सा, वहां वो मेड़े पे बैठे बैठे सोचते थे कि क्या मैं इस गांव से बाहर निकल पाऊंगा। जब आसमान में कई बार एरोप्लेन जाते दिखते थे, गांव के बच्चे इकट्ठे होकर देखते थे कि ये क्या मैं कभी बैठ पाऊंगा, कभी मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी इसी गांव में निकल जाएगी। तो मेरे अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, तुम कर सकते, तुम कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है। ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। वो बाहर जाके पढ़े, छोटे बच्चे थे, गांव से बाहर निकले, डर भी लगा करता था, लोग सुना करते थे कि लोग ऐसा होता है, शहरों में वैसा होता है, तमाम डर के बावजूद वो पढ़ते रहे और फाइनली एक दिन वो जज बने। उस गांव को बहुत दिन तक, जब तक मेरे फादर जिंदा थे, बहुत दिन तक जो आसपास के गांव के लोग जो है जज साहब का गांव बोला करते थे। अच्छा, वो जज साहब के गांव जा रहे हो? तो मतलब उस गांव का नाम लोग भूल गए थे, लोग बोलते थे अच्छा जज साहब के गांव जा रहे हो, मतलब जज साहब के गांव जो है गांव का नाम पड़ गया था कि जज साहब का गांव है। तो लाइफ में कई बार कहता अंतः प्रेरणा, जो सेल्फ इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसा ना किया होता तो वो गांव में रह गए होते,
तो हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है बेटा, उस इनर वॉइस को पहचानना चाहिए। वो इनर वॉइस हमको लॉन्च करने की कोशिश करती है, और लॉन्च करने के लिए कई बार कष्ट रहने पड़ते हैं, कई बार डरों का सामना करना पड़ता है, तब जाके हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अभी प्रायोरिटी है, घबराए नहीं, फॉर्म को ध्यान से भरें बेटा, एग्जाम के नए पैटर्न को अडॉप्ट कर लें अभी से हम, और उसके अकॉर्डिंग काम करें। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।